नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी अभिनव में। और आज हम लोग विशेष जो चैप्टर है हिस्ट्री का, बहुत ही ब्रॉड लेवल का हिस्ट्री, उसको हम लोग आज यहाँ पे पढ़ेंगे और बहुत ही ब्रीफली तरीके से यहाँ पे पढ़ेंगे ताकि आपको एक एक चीजें सही ढंग से सही तरीके से आपको पता चल जाए। ओके, बहुत ही रिलेवेंट तरीके से बहुत ही आराम से हम लोग ये चीजों को पढ़ेंगे, डेट वाइज पढ़ेंगे कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं। स्पेशली नेशनलिज्म इन इंडिया के अंतर्गत हम लोग सिर्फ गार्जियन एरा को पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है नेशनलिज्म इन इंडिया। ओके, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, बहुत ही टिपिकल चैप्टर है जो आपके पेपर से रिलेटेड चैप्टर है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि नेशनलिज्म इन इंडिया में कौन कौन सी घटनाएं किस कदर घटी जिसे कि पूरा इतिहास का रुख ही बदल गया, पूरे इतिहास का प्रारूप ही बदल गया और धीरे धीरे हम लोग अग्रसर हो गए देश की आजादी की तरफ। तो वो कौन सी घटनाएं और किस कदर घटी, किस तरह से इतिहास अपने आप को बदला, इन सब चीजों को हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे और पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पेशली गांधी एरा, जो गांधी जी का पॉइंट ऑफ व्यू है, गांधी जी की चीजें हैं उनके बारे में, उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हीं के मूवमेंट की पूरी झलकियां आपके सामने नजर आएंगी, क्योंकि 1915 के बाद अगर कोई दिखा वो गांधी जी ही दिखे। ओके, कुछ चीजें बहुत सारी हुई, उसके अलावा मेन जो चीजें हैं वो गांधी के अकॉर्डिंग या गांधी के अगल बगल ही घूमता नजर आएगा। ओके, तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म मीन्स होता क्या है, क्या होता है नेशनलिज्म, क्या होता है राष्ट्रीयता। नेशनलिज्म मतलब देश के लिए फीलिंग्स, ठीक, यानी अपनी कंट्री के लिए एक प्यार, अपनी कंट्री के लिए फीलिंग्स होना नेशनलिज्म कहलाता है। ठीक, यानी हम इंडियंस अपने इंडिया यानी अपने देश के लिए अगर हम प्यार, अपनी सम्मान, अपनी भक्ति दिखाते हैं उसे नेशनलिज्म कहते हैं और नेशनलिज्म इन इंडिया के अंतर्गत आता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1950 का एरा। ठीक, 1950 क्यों फेमस है, क्योंकि इस वक्त गांधी जी रिटर्न बैक में अपने देश में। ओके, क्या हुआ 1915 में गांधी जी इंडिया आते हैं। नेक्स्ट 1916 में इंडिया में होम रूल मूवमेंट चल रहा था। क्या चल रहा था? होम रूल मूवमेंट इंडिया में चल रहा था। होम रूल मूवमेंट, इसमें एनी बेसेंट, तिलक और बाकी सब कांग्रेस के सदस्य यहाँ पे काफी कारगर तरीके से यहाँ पे लगे हुए थे इंडिया के मूवमेंट के पीछे। ओके, ये प्रथम फेज में आप लोग पढ़ते हो होम रूल मूवमेंट तक का इतिहास, वो भी हम किसी दिन आपके सामने जरूर लाएंगे। चलिए, तो ये होम रूल मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1916 में और यहाँ पे सब लोग गांधी जी, जो कि साउथ अफ्रीका में काफी फेमस हो चुके थे, साउथ अफ्रीका के मूवमेंट की वजह से इंडिया में भी काफी फेमस हो चुके थे, उनको भी यहाँ बुलाया गया बोले। ओके, इंडिया में होम रूल मूवमेंट के अंतर्गत उन्होंने बोला, यहाँ पूरी बात अच्छे से समझा। ओके, उसके बाद जब ये नीचे उतरे तो इनसे एक शख्स आके मिलना चाहा और मिला, उसका नाम था राजकुमार। ओके, राजकुमार आके कहता है कि बापू, आपको अपने देश की भी भलाई करनी है या सिर्फ दूसरे देश की भलाई में ही आपकी दिलचस्पी है? गांधी जी सड़ रह जाते हैं और कहते हैं भाई क्या बात है, आप बताइए। वो बताते हैं कि हम चंपारण के एक नेता है, किसान नेता है, वहां पे अपने देश के किसानों की स्थिति बहुत ही भयावह है। क्या आप नहीं चाहते कि हमारे देश में भी कुछ बदलाव हो, इस तरह के बदलाव हो, या हमारे देश के किसान भी जी पाए, अच्छे तरीके से रह पाए? गांधी जी ने कहा अच्छा ये बात है, चलिए हम चलते हैं, हम आते हैं आपके जगह पे और देखते हैं कि क्या क्या समस्याएं हुई। देन नेक्स्ट ईयर 1917 में ठीक, गांधी जी पहुंचते हैं चंपारण। कहां पहुंचते हैं? चंपारण। ठीक, और चंपारण में जाके देखते हैं कि वहां पे हमारे किसान भाई बंधु बहुत ही तकलीफ में हैं, बहुत ही चीजों से, किसानी प्रथा से जूझ रहे हैं, जहां पे अंग्रेज जबरदस्ती उसे नील की खेती करने
के लिए कहता है। नील की खेती, जिससे हमारी जमीन जो है वो भी बंजर हो जाती है और हमारी जमीन भी खराब होता है और साथ साथ कैश क्रॉप भी नहीं होता और नील की खेती के बाद हमें पैसे भी नहीं मिलते। ये सारी समस्या वहां के किसानों की थी और किसान बहुत ही परेशान होके वहां पे जूझ रहे थे इस चीज सब चीजों से और अंग्रेज उनकी बात सुन नहीं रहे थे। तो गांधी जी वहां पहुंचते हैं और 1917 में चंपारण सत्याग्रह वहां पे स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा 1917 में चंपारण सत्याग्रह वहां पे स्टार्ट करते हैं। गांधी जी का पहला सत्याग्रह जो इंडिया में होगा वो है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह में वहां पे किसानों की मदद करेंगे, किसान वहां पे जीतेंगे, किसान को मुआवजा मिलेगा, नील की खेती से भी राहत मिलेगा। इन सब चीजों से जब सत्याग्रह सफल होगा गांधी जी का परचम और भी बुलंद होगा। ओके, वहां से जब वापस आएंगे अपने जगह गुजरात, ओके, तो वहां पे एक और घटना घटेगी 1918 में खेड़ा खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा में भी किसान, वहां पे भी किसान काफी प्रॉब्लम में थे, काफी परेशान थे, वहां पे भी इसी तरह की दिक्कतें हो रही थी। खेड़ा मूवमेंट या खेड़ा सत्याग्रह भी वहां पे लड़ेंगे और किसानों को वहां भी मदद मिलेंगे। जस्ट तुरंत वहीं पे 1918 में ही एक और होगा अहमदाबाद। अहमदाबाद मिल ऑनर, जो मिल ऑनर होंगे उनके लिए यहाँ पे फिर से एक लड़ाई लड़ेंगे गांधी जी। नेक्स्ट सत्याग्रह अहमदाबाद सत्याग्रह के नाम से जाना जाएगा और यहाँ पे गांधी जी फिर लड़ेंगे मिल ऑनर के खिलाफ कि यहाँ पे जो मालिक है वो हमारे मजदूर भाई बंधुओं को वेजेस नहीं दे रहे हैं सही से और वो काफी परेशानी में है। इस परेशानी को दूर करने के लिए गांधी जी वापस एक सत्याग्रह करेंगे और यहाँ पे भी सत्याग्रह सफल होगा। यानी बैक टू बैक 3 सत्याग्रह और तीनों के तीनों सफल। ओके, तो ये जो सत्याग्रह इसके सफल होने से यहाँ के अंग्रेजों की स्थिति खराब होने लगी कि भाई अगर ऐसा हुआ तो ये ज्यादा है, खतरनाक तरीके से हो जाएगा, अगर ऐसा ही रहा तो हम कैसे जी पाएंगे। तो इस वजह से वो क्या करेंगे, एक मूवमेंट लॉन्च करेंगे। याद रखना 1919 में, सॉरी एक लॉ पास करेंगे 1990 में, ठीक। और वो कौन होगा 19 मार्च 1990, ठीक, पास होगा रॉलेट एक्ट। क्या होगा, रॉलेट एक्ट, ठीक, जिसे ब्लैक लॉ कहा जाता है, काला कानून कहा जाता है, ठीक। इस रॉलेट एक्ट के तहत किसी को भी बंदी बना के रखने का अधिकार दे दिया जाता है। वो अपने जो बचाव है उसमें भी वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। उसे सिर्फ शक के आधार पे किसी को भी बंदी बनाने का आग्रह या ताकत दे देता है ब्रिटिशर्स को, जो कि कहीं से भी सही नहीं है। जिसकी वजह से जवाहरलाल नेहरू इसे ब्लैक लॉ कहेंगे और दुनिया भर के तमाम जितने भी लोग थे सब इस पे अवहेलना करेंगे और कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम होगा ही। ओके, इसी लॉ के तहत बहुत सारे जो लीडर्स होंगे उनको बंदी बनाया जाएगा। ओके, उनको बंदी बनाया जाएगा। इसी बंदी में एक बहुत बड़े नेता जो पंजाब के नेता हैं सैफुद्दीन किचलू, उनको बंदी बना लिया जाएगा। इनके बंदी बनाने के बाद वहां के जो नेता होंगे वो कहेंगे कि इनके लिए हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। तो वो सब एक बैसाखी के मेले में जहां भीड़ इकट्ठा होगा वहां लोग ये सोचते थे कि वहां पे हम लोग सबको बताएंगे, उसके बारे में जागरूक करेंगे, इस लॉ के बारे में जागरूक करेंगे। लेकिन जब वो सब इकट्ठा हुए और जनरल डायर को ये पता चला कि वहां पे काफी बड़े पैमाने पे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और वहां पे इस तरह की घटनाएं भी घटने वाली है, तो अपने सारे तोप और सारे चीजों के साथ लेके, बंदूक रिवाल्वर के साथ लेके पहुंच गया। वो इवेंट था जलियांवाला बाग मैस्केयर का। ओके, और ये कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 में। ओके, जलियांवाला बाग मैस्केयर, जलियांवाला बाग मैस्केयर। ओके,
यानी यहाँ पे 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जनरल डायर ने किसी को नहीं छोड़ा, सब पे गोली चलाई, जिसमें बहुत सारे लोगों की हत्याएं हो गई, बहुत सारे लोग मर गए। एकदम मैसेकर था बहुत बड़े पैमाने पे, जिससे सभी नाखुश हुए। कोई भी ऐसा नहीं था जो इसको जानने के बाद दुखी नहीं हुआ और वो दुख प्रकट नहीं किया, इससे खफा नहीं था। इसके चलते पूरे देश में भयावह हो गई, मारपीट होने लगा, जेलों को जला दिया गया, हर जगह इस तरह के प्रचंड होना शुरू हो गया। ओके, ये तबाही मचने लगा, जिसके चक्कर में इसे मार्शल लॉ घोषित कर दिया गया और यहाँ पे पूरी चीजें को आर्मी को सौंप दिया गया। काफी बड़े पैमाने पे यहाँ पे विद्रोह होना शुरू हो गया। इसी बीच एक और घटना घटती है टर्की में, जहां पे खिलाफत यानी वहां के खलीफा को बंदी बना लिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिससे मुसलमान भाई बहन काफी क्रोधित हो जाते हैं। उस मूवमेंट जो खलीफा की वजह से हुआ, खिलाफत मूवमेंट, उस खिलाफत मूवमेंट को भी भारत में लाया गया और वो लाए सैयद बंधु। ओके, कब? 1919 में ही खिलाफत मूवमेंट यहां पे आया। ओके, यहां पे खिलाफत मूवमेंट यानी बैक टू बैक चीजें, बहुत सारी चीजें हुई। एक रॉलेट एक्ट पास हुआ, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ और साथ ही साथ खिलाफत मूवमेंट इंडिया में। अब गांधी जी को ये लगने लगा कि अगर ये मूवमेंट, सभी मूवमेंट को एक जन विद्रोह के नाम से दे दिया जाए तो ये बहुत ही बढ़िया मूवमेंट होगा और ये गुस्सा जो है इसको हम ये कह सकते हैं कि हम देश से बाहर निकाल सकते हैं ब्रिटिश को। और इस पावर के यूज करने के लिए उन्होंने इन तीनों को मिला के एक मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसका नाम है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ओके, इसका नाम है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 4 सितंबर 1920। ओके, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ओके, ये सिर्फ एक प्लेस पे नहीं, ये पूरे के पूरे भारत देश में हुआ, पूरे भारत देश में स्टार्ट किया गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी सेल्फ अवेयरनेस। हम किसी की मदद नहीं करेंगे किसी की कॉपरेशन, ताकि हमारा देश खुद अलग एक अच्छा सा देश बन जाए, क्योंकि यहाँ पे बहुत जरूरी है हम सबका एक हो जाना। तो गांधी जी यही कहते थे कि सत्याग्रह करिए, एक नॉन कॉपरेशन करिए, क्योंकि हम जब तक हेल्प नहीं करते ये आगे नहीं बढ़ सकते। तो कहीं ना कहीं ये हेल्प ही इनको मजबूत कर रहा है, अपना हाथ खींचो ताकि वो ब्रिटिश की औकात समझ में आए। ओके, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में इसी तरह का हुआ, हर जगह हुआ। इवन जहां गांधी जी थे, गांधी जी वाली फिलॉसफी से चल रहा था, जहां दूर थे वहां भी कोई ना कोई मूवमेंट हो रहा था। जैसे अवध में बाबा रामचंद्र के द्वारा यहाँ पे काफी बड़े पैमाने पे मूवमेंट हुआ, जो गांधी जी के अकॉर्डिंग था, शांतिप्रिय ढंग से काम हो रहा था। ओके, वहीं अगर दूर दराज देखें आउटर कंट्रीज में, जहां गांधी जी नहीं थे, इंग्लैंड, वहां पे एक राजू, ठीक, आंध्र प्रदेश के राजू, जो अपने ही स्टाइल में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च करते हैं। उनका कहना था कि गांधी जी कहते हैं कि ये प्यार से नहीं सुनेंगे, इसको मारना पड़ेगा तब ये सुनेंगे। ठीक, इस कदर वो नॉन वायलेंस वाला कॉन्सेप्ट से गांधी जी के कॉन्सेप्ट को मिला रहे थे। याद रखिएगा कि वहां भी वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के तहत, यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ये नॉन वायलेंस जो गांधी जी की फिलॉसफी थी वो जस्ट उल्टा थी। ठीक, वहां पे लूट हो रहा था, मारपीट हो रहा था, ठीक, लूट रहे थे सबको अपने। एक्चुअली वहां पे जो छोटे मोटे लोग थे, जो जमींदार थे, उनको ये मार के, उनको ये उनके घर को आग जला के, उनके गोदाम को जला के, कागज पत्तर लेके, इस तरह से वहां पे इस तरह का मूवमेंट हो रहा था। ओके, बाकी पूरे देश में जो अपने अपने तरीके से सब लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भागीदार थे, यानी स्ट्राइक कर रहे थे। स्कूल छोड़ दिया गया था, जो वकालत है वो छोड़ दी गई थी। हर जगह से विद्यार्थी से लेके स्कूल तक, स्टूडेंट तक, ऑफिस तक, सब छोड़ के सब लोग कूद पड़े थे इस मूवमेंट में। बहुत ही सफलता के साथ ये मूवमेंट चल रहा था और अंग्रेजों की स्थिति भैसे भयावह होती जा रही थी। काफी बुरी स्थिति में जो हमारे ब्रिटिश थे वो पहुंच गए थे। और कहीं ना कहीं अगर ये वाकई मूवमेंट बहुत लंबा चलता तो कुछ ना कुछ जरूर होता।
लेकिन इसी बीच एक घटना घट गई। ओके, इसी बीच एक घटना घट गई और वो घटना 4 फरवरी 1922 की चौरी चौरा, ओके, चौरी चौरा कांड घट गया, जिसमें हमारे जो सहयोगी थे, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए आ रहे थे, वो एक गोरखपुर में चौरी चौरा में जा रहे थे। तब तक एक पुलिसकर्मी एक बंदे को पकड़ के पीटने लगा। जब भीड़ को ये पता चली, वो वापस लौटा और जब वापस लौटे तो सारे पुलिसकर्मी जेल के अंदर घुस गए, थाने के अंदर घुस गए और थाने में इन्होंने क्या किया, आग लगा दिया, जिसमें वहां के 22 पुलिसकर्मी जल के मारे गए, जिंदा जला दिया गया। जिसकी बात जब गांधी जी को पता चली, उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया। ओके, बहुत देश के हर एक जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट थे, सब बहुत तकलीफ में थे कि इसको बंद क्यों किया गया। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। ठीक, एक तो ये कहते हैं कि ये जानबूझ के गांधी जी को लगा कि ये मूवमेंट जो है वो उसमें नॉन वायलेंस हो गया, इसलिए बंद कर दिया। कुछ लोगों का कहना यह है कि मूवमेंट बहुत लंबा चल चुका था, काफी लंबे मूवमेंट होने की वजह से लोग उदास होने लगते हैं और इस उदासी के लिए गांधी जी को लग रहा था कि कुछ ऐसा हो कि इसको स्टॉप किया जाए, और उन्हीं में इनको एक मौका मिल गया चौरी चौरा का, और उन्होंने इस चीज को बंद कर दिया। ओके, देन जैसे ही ये बंद किए, ठीक, जितने लीडर थे सबको धीरे धीरे बंद करना शुरू किया गांधी। अंग्रेजों ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद हुआ। इसी के बाद गांधी जी को जेल दे दिया गया देशद्रोह के सजा के लिए। ओके, यानी देशद्रोह घोषित कर दिया गया और 18 मार्च 1920 को इनको 1922 को इनको जेल में डाल दिया गया। 6 साल की कठोर जेल हुआ इनको, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 4 फरवरी 1922 के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद 6 साल के लिए गांधी जी को जेल होता है। उसी बीच 1928 में साइमन कमीशन इंडिया, कौन आता है, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन इंडिया आता है। और इस साइमन कमीशन का काम था यहाँ पे हमारे देश के लिए संविधान का निर्माण करना, एक अच्छा सा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना। ओके, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए बनाने आ रहे हैं और हमारे ही देशवासी में से कोई एक देशवासी इनके पास नहीं है, यानी कोई भारतीय इस कमेटी का सदस्य नहीं है, तो हम कैसे बनाने दे देंगे। इस वजह से इनका विद्रोह बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। हर जगह जहां साइमन जाता था वहां साइमन गो बैक का नारा लगता था, जाओ भाई यहां से जाओ, ठीक है। ओके, इसी बीच ये लाहौर पहुंचते हैं जहां लाला लाजपत राय भी रहते हैं। लाला लाजपत राय को जब ये पता चलता है तो वो भी बेचारे पहुंच जाते हैं और इसी बीच उनको चोट लगती है और वो मरण के हालत में पहुंच जाते हैं, एकदम बेड पे पहुंच जाते हैं और जाते जाते डायलॉग भी बोल जाते हैं कि हमारे ताबूत का एक एक कील, हमारे शरीर पे पड़ने वाला लाठियों का एक एक लाठी अंग्रेजी सरकार के ताबूत का कील बनेगा। ओके, बहुत ही बढ़िया डायलॉग और काफी पूछे जाने वाला डायलॉग है, ये किसने बोला। ओके, लाला लाजपत राय ने। और इस तरह से काफी बड़े पैमाने पे साइमन कमीशन का निंदा की गई, जिस वजह से साइमन कमीशन जिस वजह से यहाँ आया था संविधान का निर्माण करने के लिए, वो नहीं कर पाया और फाइनली यहाँ से चला गया। ओके, नेक्स्ट 1930 में गांधी जी बहुत जोर शोर से लगे थे कि सिविल डिसोबीडियंस, सॉरी जवाहरलाल नेहरू बहुत ही जोर शोर से लगे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लाने के लिए। उन्होंने गांधी जी को बोला भी, गांधी जी कुछ दिनों तक तो मना करते रहे, उसके बाद कहा कि चलो ठीक है, हम लोग करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930। ओके, डन। 1930 सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डन। ये स्टार्ट कब होगा, क्योंकि ये टैक्स से काफी परेशान है। डिसोबीडियंस मतलब होता है कि हम आपकी अवज्ञा करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। हम आपकी बातों की अवज्ञा करेंगे, हम आपकी बातों को नहीं सुनेंगे। ओके, तो इस अवज्ञा को इन्होंने सीडीएम कहा। तो कहां से स्टार्ट हुआ, कहां से, तो ये स्टार्ट हुआ सॉल्ट मार्च से। ओके, ये पहले लेटर दिए थे कि भाई देखो यार, हम आपको 11 सूत्री कार्यक्रम दे रहे हैं। गांधी जी ने कहा, हम आपको 11 सूत्री कार्यक्रम दे रहे हैं, आप हमारी बात मान लो,
हम आज के इस मूवमेंट को नहीं करेंगे, क्योंकि मूवमेंट देने से पहले गांधी जी का ये रूल था, वो एप्लीकेशन देते थे कि हम ये करने जा रहे हैं। ठीक, अंग्रेज नहीं माने और फाइनली इन्होंने इस टैक्स को मना करने के लिए, टैक्स को की अवज्ञा करने के लिए इन्होंने इसका कदम उठाया और मूवमेंट शुरू किया। शुरू कहां से किया? साबरमती आश्रम से। ठीक, साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को, ओके सॉरी 18 मार्च 1930 को 78 डेलीगेट्स के साथ, 78 डेलीगेट्स लोगों के साथ ये स्टार्ट किए डांडी मार्च। क्या स्टार्ट किया? डांडी मार्च। डांडी मार्च जिसे हम सॉल्ट मार्च के नाम से भी जानते हैं, याद रहेगा, सॉल्ट मार्च के नाम से भी हम जानते हैं। और इस डांडी मार्च को 78 डेलीगेट्स के साथ 18 मार्च 1930 को ये स्टार्ट करते हैं। 240 मील चलने के बाद, 240 मील चलने के बाद 6 अप्रैल 1930 को ये डांडी पहुंचते हैं और इनके साथ लाखों की भीड़ होती है। और वहां जाके 78 के साथ स्टार्ट करते हैं, लाखों की भीड़ वहां होती है और वहां जाके ये सॉल्ट बनाते हैं और कहते हैं कि सॉल्ट हमारा है, हम इस पर टैक्स क्यों दें। इस तरह के बहुत सारी चीजों पे हम टैक्स नहीं देंगे। ओके, धीरे धीरे इस मूवमेंट को यहीं से स्टार्ट करते हैं कि इनकी अवज्ञा की जाए, इनकी बात ना माना जाए, कोई भी टैक्स हम नहीं देंगे भारत सरकार को, क्यों दें हम इस चीज के लिए। तो यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होता है, बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट। सबकी स्थिति खराब, स्पेशली अंग्रेजों की स्थिति बद से बदतर होने लगती है। जहाँ मिलियन बिलियन डॉलर कमाने वाला जो है शख्स है, वो अचानक से गिर के हजारों लाखों पे आ जाए, उसकी तो स्थिति बहुत ही बदतर हो जाएगी। ठीक, वहां से अंग्रेजों की स्थिति बहुत ही बुरी होने लगी और सब के सब परेशान होने लगे। तुरंत ब्रिटिशर से कॉल आया कि भाई देखो ये मूवमेंट बंद कराओ किसी भी कीमत पे। ओके, फिर भागे भागे आते हैं गांधी जी के पास। सोचिए क्या नजारा है कि एक बार हम लोग अंग्रेजों के पास जाके हाथ जोड़ के प्रभु प्रभु किया करते थे, साहब साहब किया करते थे, और आज इंडिया का गवर्नर जनरल भाग के गांधी जी के पास आया। सोचो क्या परिवर्तन है। और लोग, बहुत लोग मानते नहीं है, लेकिन ये सोचो कि ये एक परिवर्तन किसके बलबूते आया। ओके, मानते हैं कि सब लोग किए, अपनी अपनी जगह पे सब लोगों ने किया, ठीक, लेकिन कुछ तो खास है। ओके, अपने नेशन ऑफ फादर में। तो ये क्या है, वो उस वक्त वहां पे अपने घर पे बकरी चरा रहे होते हैं, बोलते भैया बैठो माँ रहे। सोचो भारत का जैसे कह रहे राष्ट्रपति पहुंचा हो, उसी तरह इतना ही पावर, उससे कहीं ज्यादा पावर भारत के गवर्नर जनरल वहां पहुंचा था। ओके, उनको बैठाया, उसके बाद कहा कि हमारी सारी शर्तें मान ली जाए तो हम मूवमेंट बंद कर देंगे। ठीक, इसमें 11 सूत्री कार्यक्रम था, 11 शर्तें थी। 10 शर्तों को ब्रिटिश ने कहा कि हम मान सकते हैं, एक शर्त हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि डोमिनियन स्टेट का दर्जा ब्रिटिशर्स या वहां की सरकार दे सकती है, ये मेरे हाथ में नहीं है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रहा है, आप उसमें पार्टिसिपेट करिए, अपनी बात वहां रखिए, तो ये चीजें सॉर्ट आउट हो सकती है। गांधी जी को लगा कि वाकई में ऐसा कुछ हो सकता है, तो इस वजह से इस मूवमेंट को उन्होंने यहाँ पे बंद कर दिया और इसी को गांधी पिट्स के जो ट्रीटी है उसको कहते हैं ये चीज। उसके बाद ये पहुंचे इंग्लैंड, जहां राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा था। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हो चुका था, जिसमें ये नहीं पहुंचे थे, जिसे अमूमन कहा जाता है बिना दूल्हे की बारात 1930 को। ठीक, नेक्स्ट 1931 यानी 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ 1930, 31 और 32 में, जिसमें 1930 में ये नहीं पहुंचे, 1931 में ये पहुंचते हैं वहां पे और वहां पे अपनी बात रखते हैं। परंतु वहां पे 2 अपने और भी डेलीगेट्स जो बी आर अम्बेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना पहले से वहां मौजूद थे अपनी बातों को रखने के लिए। तो आपस में समझौता नहीं बनने की वजह से कि यहाँ पे, क्योंकि बी आर अम्बेडकर भी अपना एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मांग रहे थे, अपना क्षेत्र मांग रहे थे, जिन्ना भी अपना क्षेत्र मांग रहे थे और गांधी जी भी अपने क्षेत्र की मांग करने के लिए पहुंचे थे। जब आपस में ही मतभेद है तो सामने वाला तो मजा ले जाएगा ना। तो फाइनली ये चीज नहीं हुआ और इसे तोड़ दिया गया। यानी 31 में जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे तो ये विफल हो गए और विफल होकर भारत वापस आए।
क्वेश्चन आता है तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन पार्टिसिपेट किया, तो बी आर अम्बेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, लेकिन वो भी सफलता नहीं मिला और फाइनली ये चीज वो भी वापस आ गए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का कोई रिजल्ट नहीं निकला। ओके, तो यहाँ पे जब गांधी जी वापस आए 1932 में, तो उनको लगा कि ये मूवमेंट सफलता के साथ सफल नहीं हुआ, तो क्यों ना वापस सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करें, सभी अवज्ञा आंदोलन शुरू करें, लेकिन कोई आंदोलन दोबारा नहीं संचालित हो सकता। इस वजह से इस मूवमेंट को दोबारा चलाने के बाद भी ये सफल नहीं हुआ और फाइनली ये बंद कर दिया। ठीक इसी समय इनको वापस से उठा के जेल में डाल दिया गया, यानी साबरमती आश्रम में ही ये वापस से नजरबंद हो गए लगभग। जब यहाँ पे थे तो बी आर अम्बेडकर और इनके भी थोड़ा सा मतभेद हुआ। बी आर अम्बेडकर चाहते थे कि अलग से कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना दी जाए, अलग क्षेत्र बना दिया जाए हमारे हरिजन भाई बहनों के लिए। गांधी जी ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि देश का बंटवारा हो जाएगा और देश टूट जाएगा, देश जितने भाग में टूटेगा उतना ही कमी हो जाएगी। ठीक, इसके लिए गांधी जी ने आमरण अनशन तैयार कर दिया, आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया। लोगों को कहना है कि वो हमारी खुशी नहीं चाहते थे, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक पिता की दृष्टि से देखिए, अगर भाई बंधु आपस में बंटवारा करेंगे तो उनके लिए कितनी बड़ी चीजें हो सकती है। ओके, तो आमरण अनशन करने लगे। भीमराव अंबेडकर को जब ये बात पता चली, वो वापस उस आश्रम में गए, गांधी जी से मिले और कहें कि हम तो अपने लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, आप जैसे देश के लिए कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है आप करिए, बस देश का बंटवारा न करिए, अलग से एक एरिया, एक क्षेत्र ना बांटिए, उनको छूट दे दीजिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां से वो सिर्फ वही चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा कुछ करिए कि किया जा सके, बाकी देश का बंटवारा करने की कोशिश ना करें। ठीक, भीमराव अम्बेडकर को ये बात पता चली, भीमराव अम्बेडकर को ये अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि ठीक है देश का बंटवारा हम आपको नहीं करेंगे, आप खाना खा लो। ठीक, देश का बंटवारा नहीं हुआ फाइनली, और इस एक्ट, इस साइन को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ओके, पूना पैक्ट, पूना का ये साबरमती ओके, पूना में 1932 में इस पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, जो गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ कि भाई हम इस देश का बंटवारा नहीं करेंगे, हम आपको अपने फायदे के लिए, अपने लोगों को अलग से कुछ वेटेज दिया जाएगा। गांधी जी भी इससे सहमत हुए और उन्हीं ने कहा हरिजन शब्द कह के पुकारा जाए, इनका दूसरा नाम ना हो, हरिजन को ज्यादा बेटर है हरिकर्जन, ठीक है, यानी भगवान के लोग। ओके, तो इस तरीके से पूना पैक्ट समाप्त हुआ। नेक्स्ट स्टार्ट हुआ इस मूवमेंट के बाद से एक बड़ा सा गैप, यानी बड़ी सी चीजें, जिसमें वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट होगा। ओके, ब्रिटिशर्स अपने समस्या में जूझेंगे, तो बहुत सारे लोग यहाँ आएंगे कि बापू चलिए हम लोग एक ऐसा मूवमेंट करें जिससे देश से इन्हें निकाला जा सके। बापू हालांकि मना कर रहे थे, क्योंकि किसी भी समस्या को समस्या में और नहीं बढ़ाना चाहिए, उनका एक फिलॉसफी थी, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे जब लोग आए, जवाहरलाल नेहरू आए, बहुत सारे लोग सब समझाने लगे कि यही एक जगह है जहां से हम जीत सकते हैं अपने मूवमेंट। ओके, तो स्टार्ट होगा 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट, बहुत ही बेहतरीन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ओके, 8 अगस्त 1942, ठीक, इंडियन कांग्रेस जो बंबई में अधिवेशन होगा उसके तहत इस अधिवेशन में इनको बढ़ाया जाएगा कि क्विट इंडिया मूवमेंट किया जाए, भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाए। गांधी जी ने इस समय एक डायलॉग बोला था, करो या मरो, यानी जो करना है कर डालो, क्योंकि यही लास्ट ऑप्शन है। ओके, अंग्रेज वर्ल्ड वॉर में फंसे हुए हैं, इस वॉर से वो निजात नहीं पाएंगे और फाइनली देश आजाद हो जाएगा। तो इस मूवमेंट में ये लग गए और बहुत ही बेहतरीन क्विट इंडिया मूवमेंट के तहत इनको स्टार्ट किया गया, और जैसे ही स्टार्ट हुआ जितने भी बड़े बड़े लीडर थे सबको नजरबंद कर दिया गया। हर जगह गांधी जी को
कस्तूरबा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, मोतीलाल नेहरू को, यानी जितने भी बड़े बड़े लीडर आपके सामने नजर आ रहे हैं सब के सब अपने घर में नजरबंद कर दिए गए। यानी ऐसा मूवमेंट हुआ जिसमें जनता अपने दम पे मूवमेंट चला रही, खुद की बड़ी बात, बिना किसी लीडर के देश आपके सामने, यानी पूरे लोग रोड पे कि भाई अब नहीं हो सकता, अब तो क्विट इंडिया मूवमेंट होगा, करो या मरो का के साथ। ओके, फाइनली ब्रिटिशर्स को लगेगा कि नहीं अब हम इसे और आगे नहीं बढ़ा सकते, तो वो बता देंगे कि ठीक है अब हम देश आजाद कर देंगे आपका, ठीक, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज या कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बना लीजिए, हम बहुत जल्द आपके देश को छोड़ के चले जाएंगे। फाइनली 15 अगस्त 1947 वो दिन आ जाएगा जब हम आजाद हो जाएंगे। ओके, वो देश इंडिपेंडेंस डे आ जाएगा कि हम आजाद होंगे 15 अगस्त 1947 को, यानी देश आजाद ब्रिटिशर्स के चंगुल से आजाद होंगे। यानी 1915 से लेकर 1947 तक पूरा इतिहास कहीं ना कहीं गांधी से जुड़ा हुआ है, गांधी जी के इर्द गिर्द ही घूमता है। यानी पूरा कि एक वन बाय वन कैसे कैसे हुआ, 3 सत्याग्रह हुए, फिर लॉ आया, फिर मूवमेंट हुआ, पूरे देश में मूवमेंट हुआ, 10 मूवमेंट हुआ, पूरे देश में मूवमेंट हुआ, और तीसरा फिर से एक मूवमेंट जो पूरे देश को खड़ा कर दिया आपके सामने और कहा कि भाई अब तो आपको जाना ही पड़ेगा, आप यहाँ नहीं रह सकते। ओके, इतने बड़े मूवमेंट यानी पूरे देश को आपके सामने खड़ा कर देना कहीं ना कहीं एक बहुत ही गुड लीडिंग क्वालिटीज दिखाता है। ओके, तो यहाँ से ये देश आजाद होता है और फाइनली 1938 में गांधी जी को नाथुराम गोडसे के द्वारा गोली मार दी जाती है, जिससे एक बड़ा सा इतिहास, जो ऐतिहासिक पुरुष है उनका देहांत के साथ इस बड़े से हिस्ट्री की समाप्ति होती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा जरूर बताइएगा, लाइक जरूर करिए और डेट वाइज चीजों को समझने और रखने की कोशिश करिए। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।